जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा। वो जो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, एक यहाँ पर कह रहा है व्रत कोण। तो व्रत कोण का मतलब होता है कि इसका जो एक कोण आपका वो 120 का है, मतलब कि ये वाला आपका एंगल कितना है 120 का है। तो आपसे दूसरा वाला कोण ये पूछ रहे हैं, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो एंगल होता है हमेशा ये दोगुना होता है, तो इसका मतलब आपका ये कोण हो जाएगा 240 अंश हो जाएगा। ठीक है, 240 अंश आपका मान हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण कोण होता है, तो आपका जो संपूर्ण कोण की वैल्यू कितनी होती वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो उसकी जो वैल्यू होती है हमारी 360 डिग्री होती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं जो आपका प्रिज्म होता है उससे कितने पार्ट्स होते हैं। सभी को पता है कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप ऐसे बनाकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा महसूस हो रहा होगा, एक पार्ट, दो, तीन, चार, कितने हो जाएंगे हमारे, मतलब कुल मिला के आपको बताने कितने हो जाएंगे। यहाँ पर पूछे कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब होता है सामने से आपको कितने दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो आपको कुल मिला के 4 दिखेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। तो बच्चों जो आरएफ की जो इकाई होती है, जब भी आप मापनी बनाते हैं तो मापनी में जो आरएफ की इकाई होती है वो कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। जो ऐसी कौन सी पेंसिल है जिससे जो रेखाएं बनती हैं काफ़ी हल्की रेखाएं बनती हैं, तो वो आपकी 2H पेंसिल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 2H पेंसिल हो जाएगी। इसके बाद आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। वहीं पर अगर हम बात करें आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो हमारा 2 कोष्टक में L+B हमारे परिमाप का सूत्र होता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बहिर्वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो बहिर्वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, तो बहिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिकेंद्र कहलाता है। दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखाएं किसे स्पर्श करती हैं। जैसे कि हमारा ये दीर्घवृत्त है, तो जैसे कि मान लेती है हमारी कोई स्पर्श रेखा इसको टच करके ही निकल जाती है, तो एक प्रकार से वक्र को ये स्पर्श करती है। किसे करती है, वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। घन का प्रत्येक फलक का आकार क्या होता है। आपको सभी पता है कि जैसे हमारा जो घन होता है, घन में सभी भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने घन बना दिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कहने के जो घन का जो आकार है वो किस प्रकार का, जो एक फलक का आकार, जैसे कि आपका एक फलक ये हो जाएगा, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाले, तो यहाँ पर देखो इसका आकार कैसा है। सर इसका हमारा आकार है वर्ग के आकार है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, सारी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गाकार होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो फलक की बात कह रहे हैं तो किस में होते हैं, आपको सभी को पता है पिरामिड। किस में होते हैं, पिरामिड में आपके त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड खा है, जहाँ पर आपके 9 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो। मापनी पर 2 मीटर, 60 डेसीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर की दूरी अंकित हो। मापनी की आपको आरएफ भी ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको बताया था आरएफ की कोई भी इकाई नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर अथवा है, कह रहे हैं कि एक नक्शे पर 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा 360 मीटर की दूरी दर्शाती हो। उस आधार पर एक विकर्ण मापनी बनाइए जो 600 मीटर तक की दूरी पड़ सके।
मापनी की आपको आरएफई ज्ञात करनी है। मापनी पर 438 मीटर की दूरी आपको अंकित करनी है। ठीक है, इनमें में से आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दें जो आपको आसान लगे, आप उसी प्रश्न को आपको अपने एग्जाम में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो खंडगाह है, खंडगाह में यहाँ पर कह रहे हैं एक त्रिभुज का खा गा के आधार बिंदु या से एक ऐसी रेखाएं खींचिए जो त्रिभुज को 2:1:2 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का खा गा घा के अंदर एक वर्ग की रचना करनी है जिसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका खंडगाह है वो आपका 9 नंबर का प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 4.2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर एक आपको आयत की रचना करनी है। ठीक है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर आपको आयत की रचना करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की आपको रचना करनी है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड एंग्या जो कि आपका 18 अंक का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऐसे वृत्त की आपको रचना करनी है जो दी गई रेखा काखा को स्पर्श करता हो और रेखा के बाहर स्थित बिंदु चा से गुजरता हो। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 3 बिंदु का खा गा एक दूसरे से क्रमशः 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। इन बिंदुओं से होकर गुजरता हुआ दीर्घवृत्त आपको खींचना है। एक फलक क्षैतिज समतल पर 40 अंश के कोण पर झुका हो, ऐसा आपको चित्र बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपसे अथवा में कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार बनाइए कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता हो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आलेखन कला। ये आपके लिए अथवा में रहता है, आप चाहें तो ऊपर वाला पोर्शन कर सकते हैं या फिर आप आलेखन कला वाला पोर्शन कर सकते हैं। जो आपको आसान एग्जाम में लगे आपको वही करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आलेखन कला में आपसे सबसे पहले आप लोगों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, पारदर्शी रंग माध्यम होता है। तो पारदर्शी रंग माध्यम कौन सा होता है, आपको सभी को पता है, वाटर कलर। क्या होता है, वाटर कलर। इसके बाद आपको यहाँ पर कह रहे हैं जो सीमा रेखा होती हैं उनमें से आपके कौन से रंग होते हैं, तो वो आपके केवल 2 रंग होते हैं, एक आपका काला होता है, एक आपका सफेद होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो आलेखन किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए काम आते हैं वो कहलाते हैं। तो को क्या कहलाते हैं, धरातल लेखन। क्या कहलाते हैं, धरातल आलेखन। इसके बाद अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, सभी को पता है अजंता की जो गुफाओं की खोज है वो अंग्रेजों ने की थी। इसके बाद आप कह रहे हैं कि तटस्थ रंग कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सफेद और काला। मुगल की जो कला थी का मुख्य संरक्षक शासक कौन था, तो वो कौन थे, अकबर थे। कौन थे, अकबर थे। आपको ध्यान रखना, अकबर के काल में जो आपकी ड्राइंग थी काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर थी, लोग मतलब कि नई नई कलाओं में माहिर होते जा रहे थे। इसके बाद निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो कौन सा रंग है जो गर्म होता है, आपको सभी को पता है लाल रंग जो होती है उसकी प्रवृत्ति गर्म रंग की होती है। सबसे हल्की रेखा किस पेंसिल से खींची जाती है, तो सबसे हल्की रेखा किस पेंसिल से खींची जा सकती है, वो आपकी पेंसिल है 2H। कौन सी है, 2H। पंचमढ़ी के जो आपके ड्राइंग है उनको क्या कहा जाता है, तो पंचमढ़ी की जो ड्राइंग है उनको कहा जाता है शिलाश्रय। क्या कहा जाता है, शिलाश्रय। मुगल काल के प्रसिद्ध आपको जो मतलब कि मुगल काल के जो प्रसिद्ध सबसे फेमस की बात करें, जो सबसे बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, उनका क्या नाम था, तो उनका सबसे नाम था मंसूर। क्या था, मंसूर। मंसूर के विषय में काफ़ी फेमस कहानियां हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आलेखन प्रश्न, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर के आयत में आपको एक मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय पुष्प, उसकी कलियों,
पत्तियों और एक पक्षी या एक पशु पर आधारित हो। आलेखन को केवल 3 जल रंगों से रंगना अनिवार्य है। ध्यान देने योग्य आपको बातें हैं, इकाई की आवृत्ति लयात्मक हो, संयोजन हो और रंग संगति हो, सामान्य प्रभाव हो। ये आपको बातें ध्यान रखनी। वैसे कोई बातें स्पेशलिस्ट नहीं होती, आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए। भाग 2 में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको निम्न में से किसी एक खंड को हल करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर नेचर वाली ड्राइंग बनानी है। यहाँ पर कह रहे एक पुष्पीय पौधे को एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियों का एक डंठल सहित आपको ड्राइंग बनानी है। और आपको ड्राइंग में प्राकृतिक रंगों के साथ साथ प्रकाश और छाया का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पर न्यूनतम माप 20 सेंटीमीटर दी गई है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्मृति चित्रण। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक वस्तु का यहाँ पर आपको स्मृति चित्रण बनाना है, जो कि यहाँ पर आपका 30 नंबर का रहेगा। चित्र की माप जो है आपको 15 सेंटीमीटर यहाँ पर रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन, यहाँ पर आप किसी एक पर बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको बनाना है। हमारे ख्याल सबसे आसान रहेगा हॉकी या फिर खुली किताब। जब मैं था तो मैंने तो खुली किताब ही बनाई थी अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप भी खुली किताब ही बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। देखो मैंने यहाँ पर बना भी दी, काफ़ी आसान रहता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा वाक्य लिख देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बताया गया ये आपको चीज़ें बनानी है, जो आपको आसान लगे सिर्फ आपको उन्हीं पर फोकस करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसी को बनाएंगे, हमारे ख्याल से सबसे आसान रहता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको बना भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान रहता है और जल्दी बन भी जाता है। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप यही बना सकते हैं, ये भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11 का ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन में अपने हर एक ऊंचाई को पाते रहिए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।